बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि चीन से ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए किसी ने हमें खुलकर नहीं कहा, जबकि FIA ने हमजा शहबाज साहब को की प्रॉपर्टीज़ की मनी ट्रेल के साथ उनको तलब कर लिया है। दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी साहब ये दावा करते हुए कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब से जाली अकाउंट्स केस में 33 अरब रुपए नैब ने वसूल किए। इस समय दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब ने चूंकि वसूलियों के हवाले से और एहतसाब के हवाले से इस प्रोग्राम में कई दफ़ा आप बात कर चुके हैं कि पॉज का बटन दब चुका है एहतसाब पे। फवाद चौधरी साहब ने आज दावा किया कि 33 अरब रुपए जाली अकाउंट्स केस में वसूल किया उन्होंने जरदारी साहब के केस में। क्या सदाकत है इस बात? मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं है। इस पे जिन्होंने वसूल किए हैं, अगर नैब ने किसी और अदारे ने, तो वो इसके ऊपर नैब का कह रहे हैं। हाँ, तो नैब फिर बताएगी इसके ऊपर कितने पैसे अगर हो गए हैं, तो फिर तो प्ली बार्गेन हो गई, तो फिर केस खत्म हो गए हैं क्या? इसके बारे में मेरे ख्याल से नैब को ही बताएं, नैब बताए तो ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, मेरा ख्याल मुकदमा चल रहा है, पता नहीं ये हो गया होगा ख़त्म। मैं पॉज का बटन दब गया हुआ है, और वो जब दब गया है तो दब गया है बस। उसके बाद सारी जो है ना वो इधर उधर की बातें हैं। और ये कुछ साल पहले, साल डेढ़ साल पहले, मैं कोई प्रोफेटिक बात यहाँ पे, अल्लाह ताला अपना करम करे, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी एक बस होता है कि आप थोड़ा सा दाएं बाएं की सूरत हाल देख के फिर आप बात करते हैं। तो एक बात मैं साल डेढ़ साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अंदर जो भी कुछ होगा उसका फैसला खत्ते के वाक़यात करें। जी बिल्कुल, ठीक है। ये अंदरूनी सियासत और मीम में से शीन और शीन में से जीम निकलता रह जाएगा इधर बैठ के, और ना एहतसाब होगा और ना किसी किस्म की रिफॉर्म्स होंगी, और ना ही किसी किस्म का यही दो बातें मैंने की गालिबन। और खत्ते के वाक़यात जो है वो तय करेंगे कि आइंदा क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा। और ये वो टाइम है जिसमें अगर जो भी कुछ करना है वो कर लें। इस बात को मेरे ख्याल से 1.5-2 साल गुजर गए कहते हुए। इस दौरान हम वो पूरा साउथ चाइना सी से लेके और इधर उधर हमने खुद भी पढ़ा, और अपनी जो नाजरीन है उनको भी समझाया कि दुनिया किस तरफ जा रही है दोबारा, और कौन सी जंगें हैं और क्या हालात पैदा हो रहे हैं। और ये अफगानिस्तान के अंदर जब डायलॉग चल रहा था तो हम ये बात इस प्रोग्राम में करते रहे कि वहाँ पर डायलॉग फेल हो जाएगा। अब और इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसकी इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह यह है कि उसको अगर सियासी पहलू से देखें आप, तो मैं उसमें 2 बयानात सामने आ रहे हैं वज़ीर आज़म की शिरकत के हवाले से। एक उसमें बयान ये आया है कि वज़ीर आज़म आना चाहते थे, और लेकिन वो अपोजिशन ने कहा कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो एक ये बात आई है सामने। तो दूसरी बात जो ये है कि वज़ीर आज़म आना ही नहीं चाहते थे। 2 मुख्तलिफ बातें, एक अपोजिशन, जो 2 ही बातें सामने आई हैं ना, दोनों बातें जो हैं वो मेरे लिए ताज्जुब का सबब है। ये हुकूमत की तरफ से बयान आया कि वज़ीर आज़म साहब आना चाहते थे, अपोजिशन ने कहा मुड़ के चले जाएंगे। ये हुकूमत का बयान है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि तो जब यहाँ वहाँ मैसेज आया, मैं हुकूमत का बयान, वज़ारत इत्तलात के हवाले से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म आना चाहते थे लेकिन अपोजिशन ने कहा मुड़ जाएंगे, तो वज़ीर आज़म इसलिए नहीं आया। ये वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। जरा तसव्वुर करें, तसव्वुर कि कोई किसी कमेटी का इजलास हो रहा हो और वहां पर ये मैसेज आए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा मौजूद हों, ठीक है, उनकी हुकूमत हो, और मैसेज आए कि जी यहां से मुस्लिम लीग नून चले जाए ना 90 की दिहाई में। मुस्लिम लीग नून जो है इस इजलास में तब बैठेगी जब बेनज़ीर भुट्टो नहीं आएंगी और बाकी उनके वज़रा बैठे रहें। क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन। क्या ये मुमकिन है कि किसी जगह पर आज की दुनिया में, आज 2021 में ये मैसेज आए कि जी पार्टियां उड़ के चली जाएंगी, कंडीशन ये है कि बिलावल नहीं आएंगे, बाकी पार्टी के लोग बैठे रह जाएं, शहरी रहमान और राजा परवेज़ अशरफ और नैयर बुखारी साहब और ये सारे कायरा साहब ही बैठे रह जाएं, खुर्शीद शाह। कंडीशन ये रखी जाए कि बिलावल साहब नहीं आएंगे। वरना क्या ये मुमकिन है? यहां ये मुमकिन है, ठीक है। और ये जो मैं बात वज़ीर आज़म साहब को बार बार कहता हूं
यहां ये इसलिए मुमकिन है, एक दम मैंने वजीर आजम साहब से पूछा, पता नहीं कुछ याद है कि नहीं, एक खाने पे जब वजीर आजम बन रहे थे इमरान खान साहब, तो मैंने ऐसे ही मैंने इनसे कहा, मैंने कहा खान साहब ये जो आप, इन्होंने कहा मुझे, इन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़ी बड़ा बुरा भला समझते थे ये, और भी समझते होंगे उम्मीद है। कहते हैं यार ये क्या इलेक्टेड, क्या नाम आ रहे हैं मेरे पास, और बस इनको टिकट दे रहा हूँ, बस क्या लोग हैं यार ये, बस जीतना है भाई। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने इनसे एक सवाल किया था, वजीर आजम साहब अगर अपने जहन पे जोर डालें, मैंने कहा जी आपका राना सनाउल्लाह कौन होगा? तो मुझे कहते हैं क्या? मैंने कहा जी मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका राना सनाउल्लाह कौन होगा, इसलिए कि वो कौन बंदा होगा कि जब आप पर बुरा वक्त आ जाए और इस्टेब्लिशमेंट कुट लगा रही हो और आपके साथ खड़ा हो। मैं इस तनाजुर में कह रहा हूं, आपकी पार्टी का राना सनाउल्लाह कौन है? ये चुप हो गए। मैंने कहा जी अच्छा आपकी पार्टी का कोई सादर भी है कोई? कहते नाम ना लो मेरे सामने। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, अच्छी है बोले ना ना वो छोड़ दें, मैं कह रहा हूं आपके ये जो सारे लोग हैं इनमें ऐसा कौन सा आदमी है अच्छे वक्त में? इस अच्छा वक्त है ना सारा, डोनर शोनर फलाना बिल्डर सारे, बुरा वक्त अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उस वक्त कौन होगा इनमें से? अब अगर वहां मैसेज आया है कि जी वजीर आजम आएंगे तो बाइकआउट होते, बाकी वज़रा को क्या स्टैंड लेना चाहिए था उस वक्त? सारे के सारे जो बैठे हुए थे क्या स्टैंड लेना चाहिए था? खड़े होते स्ट्रेट अवे और कहते कि जी हमारा वजीर आजम आएगा तो हम यहां बैठेंगे। उन्होंने भी तो बनवाया है ना, ये मीटिंग नवाज शरीफ साहब से पूछ के हुई है, नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुई है जाहिर, और उन्होंने फिर कल, और उनसे के साथ भी जो हमारी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है वो बराह रास्त बात कर रही है। मसला यह है कि इनको सबको खड़ा होना चाहिए था कि नहीं खड़ा हो जाना चाहिए था कि जी वजीर आजम आएगा तो हम बैठेंगे? ये क्या कंडीशन रखी है आपने? एक वाला बयानिया तो ठीक है कि वजीर आजम नहीं आए या उनकी आदत है, ये तो मुझे समझ में आती है। सरकारी बयानिया क्या आया वहां से कि वजीर, उन्होंने कहा बाइकआउट कर जाएंगे तो वजीर आजम इसलिए नहीं है? ये कोई बात है करने वाली? ये कोई बात है करने वाली? अजीबो गरीब किस्म की। वो सारे बैठे हुए हैं, गेट नंबर 4 बैठे हुए सारा, और उनमें से कितने लोग जो हैं वो डायरेक्ट, वो एक आता था अंधेरा उजाला, डायरेक्ट हवालदार डायरेक्ट भर्ती। ओ भाई खुदा का वास्ता खान साहब याद करें अपनी पीटीआई के, और कौन से लोग नहीं थे ये भी तो गौर करें ना, कौन से लोग नहीं थे? फैसल वाउडा, अली जैदी, मुराद सईद, बताइए मुराद सईद थे या नहीं थे? मेरे ख्याल से नहीं थे। मवासिलात के वजीर हैं, कौन से लोग नहीं थे? आप गौर करें। ये लिस्ट जो है ये स्पीकर साहब जब बना रहे थे और मेहमानों को बुला रहे थे तो वो शख्सियात, कई शख्सियात का तो ओके अपोजिशन ने किया। ये हुकूमत है, ये बैठ गए जाके सामने उनके, तो उनको तो छोड़ दें ना, अपोजिशन को तो रहने दें। ये इधर क्या हो रहा है? ये क्या कंडीशन उन्होंने रखी जो बैठ गए सारे के सारे? और शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज अ वाइस चेयरमैन। अरे मतलब ये आप तसव्वुर करें कि जो है वो कंडीशन रख दें कि जरदारी, आसिफ जरदारी नहीं होंगे और बाकी पीपल्स पार्टी बैठ जाए। तो ये अजीबो गरीब किस्म की जो है ना, मैं कहता हूं कुछ समझ से बाहर है। मतलब यहां पर रज़ाक दाऊद और पता नहीं ताबिश गौहर और पता नहीं कितना खुदा जाने क्या, और आगे पीछे को सर पैर को तीन इसमें 4 तो इसमें वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बैठे। खान सबको पता होना चाहिए। अभी भी स्टिल तो बात यह है कि वो क्या मतलब खान साहब को जो है ना वो इलेक्टेबल्स को साइड पे करके, और वो जो था ना गो टू द बेसिक्स। अब उन्होंने लड़वाई, आपस में लड़वाया, ठीक है, और लड़वाने के बाद किधर है जहांगीर तरीन, क्या बना? शुगर के सारे शुगर के कार्टनों को जो मैं उस वक्त खान साहब से कहा, खान साहब कुछ नहीं होगा। कहते हैं क्यों? मैंने कहा इत्तेफाक के बटन में फौज दबा दी है। ये बिल्कुल ये जुमला हुआ, बिल्कुल इसी तरह मुकाबला हुआ। मैं कहा क्या, एक डीजीएफआई चेंज, फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा आ गया, तो खत्म। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान कोई बेवकूफ़ है जो करप्ट लोगों को निकालेगा, पार्टी से अपनी हुकूमत कराएगा। अंदाजा लगाएं जरा, जिन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं दूसरी पार्टियों से, इमरान खान कोई बेवकूफ़ है जो उनको निकालेगा अपनी पार्टी? ये सरकारी बयानिया है, उनके खिलाफ की कार्रवाई करें। और इमरान खान का बुनियादी एज अ पर्सन जितना हमने देखा है, इमरान खान की दुखती रग है कि उसके पास जो है वो
करप्शन का स्कैंडल और चीजें उनके सामने आ जाए, ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दुख तीरक ये है कि आप उनको कहें कि जी फलाना आदमी आपका करप्ट है, और वो उसके बाद देखें और उसके बाद वो कहते हैं घूंट पीना बाय नेचर। ये यानी वो एक इनबिल्ट चीज होती है ना कि जी करप्शन है, तो बस नारा ही ये है कि करप्ट लोगों को अंदर डालना है। अब आज जनाब हमारे भाई हैं शहबाज गिल साहब, वो कह रहे हैं जूते पॉलिश करने जा रहे हैं। बिलावल जा रहे हैं, सारी पार्टियों का एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से असाइनमेंट्स क्या, लोग हर शहरी हर ब्यूरोक्रेट अपना अपना काम कर रहा है। कोई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करने जा रहा है, अपनी नौकरियों के लिए कोई नहीं जा रहा है इस वक्त। कोई चाइना जा रहा है, मुशाहिद हुसैन साहब की चाइना के साथ रब्ते होंगे तो चाइना रब्ता करेंगे। कोई इंडिया के साथ बैकडोर चल रही होगी, अगर स्टार्ट होगी सिविलियन लेवल पे, तो उसमें यकीनन शहरी रहमान साहबा का बड़ा रोल होगा। वो जिना इंस्टीट्यूट उनका बहुत रोल प्ले करता है, और बाकी लोग होंगे जो पहले मौजूद थे बैकडोर में। अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए जमात इस्लामी के साथ रब्ता है, वो रब्ता गुलबदीन हिकमतियार, उसके बाद फिर तालिबान के साथ कौन बात करेगा, शुमाली इत्तेहाद जो है वो चूँकि उससे ताल्लुक़ रखते अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ हैं, तो उनसे फिर जिन लोगों का रब्ता रहा उस दौरान जब अफगान जिहाद के दौरान, तो जाहिर है उसमें मुख्तलिफ लोग जो ANP या बाकी जमातों के उनसे रब्ते में मुख्तलिफ एक रियासत पर अपने आप को देखती है। ये बेहतरीन वक्त इमरान खान साहब के पास था और अब भी शायद है कि वो इसको एक आगे बढ़ के और कम से कम कुछ लोगों का तो अपनी सफ़ों में से धड़न तख्ता कर दें, पेशतर इसके कि वो जो बाकी जो लोग हैं वो लोग जो हैं, नवाज शरीफ को ला रहे थे, क्या बात करते हैं, नवाज शरीफ को ला रहे हैं, नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ को खींच के लाना है, नवाज शरीफ को पकड़ के लाना है। ओ भाई, नवाज शरीफ ने लिस्ट फाइनल की है, क्या बात करते हैं, अगली मीटिंग में नवाज शरीफ होंगे, क्या बात करते हैं इस पे वीडियो लिंक पे, या खुद बताएं क्या बात करते हैं। मतलब या तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या इंटेलिजेंस ही गलत दे रहे हैं लोग, या बताते ही नहीं है इनको। वो बिल्कुल 1001% हमारे दोस्त साहबा में बात नहीं करते PTI के, वो जो कहा था ना कि हमें टिकट चाहिए नून का, 1001% दुरुस्त बात है। खान साहब के अब वो मेरे ख्याल से अपने लोगों के अब वो उधर से भी उनको ज्यादा नहीं है कि उम्मीदें नहीं उम्मीद, मतलब उनको नहीं पता कि कौन सा कैसे आया है, पता है उनको, और कौन सा किधर जाएगा उड़ के, तो खत्म बात, खत्म हो गया किस्सा। और बाकी जो डोनर्स, और वो डोनर्स तो हर तरफ डोनेट करते हैं, पैसा आप ही को देते हैं सिर्फ डोनर्स, एक ही वक्त में वो पीपल्स पार्टी को भी देते हैं, नून को भी देते हैं, जमात इस्लामी को भी देते हैं, उसको भी देते हैं, आपको भी देते हैं। तो क्या आपका एक्सक्लूसिव डोनर कौन सा है, जरा नाम तो बताएं, एक्सक्लूसिव डोनर कौन सा है? कोई भी नहीं है। कोई बिल्डर होगा, कोई किसी IPP नहीं, तो गो टू द बेसिक्स। मैं तो बार बार कहता हूं इमरान खान साहब से, वरना ये खड़ा होना चाहिए था इन लोगों को, वज़रा को खड़े होके कि हम जा रहे हैं सर अभी यहां से उठ के। 1-2 मीटिंग्स में हुआ है ना, खड़े हो गए लोग, उन्होंने कहा इस मीटिंग में से कहते हैं कि ये तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि PM के बगैर हम बैठे यहां पे, ही इज अ कमांडर। खुद ही जब शहबाज गिल साहब बहुत अच्छे आदमी, और उन लोगों में से नहीं है शहबाज गिल, यानी जाहिर है कि वो मतलब एक बड़ा जो भी उनका जैसे भी इंटरेक्शन है जो भी है, लेकिन यहां पर आप देखें ना, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि शहबाज गिल जो है उनकी एक पोजीशन अच्छी या दूसरी बनती है हमेशा, और मतलब है कि वो बाज़ दफ़ा जुमले ऐसे इस्तेमाल कर जाते हैं मीडिया पे, लेकिन अदरवाइज मतलब मुनासिब आदमी, और वो भी इसलिए क्योंकि इस तरह का एक मिजाज इमरान खान साहब को पसंद है, वरना शायद उनकी दूसरी पर्सनैलिटी, और जो देखी हुई हमने उनकी दूसरी पर्सनैलिटी भी देखी, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन, बड़े तरीके से वो उस अंदाज में भी देखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि शहबाज गिल साहब को नहीं बुलाया गया। अच्छा, तो बात यह है कि अब इसमें जो है, इसमें इशू ये है सारा कि इसको, इस चीज को फौरी तौर पे इमरान खान साहब ने आके कप्तान के तौर पे संभालना है। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं, अब हुआ क्या है देखिए, ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है, बकौल जो ब्रीफिंग हुई है, अल्लाह ना जा सकता है, अल्लाह ना करे कि जाए, मगर जा रहा है अफगानिस्तान। और ब्रेकिंग खबर किसी हद तक मैं ये दे रहा हूं इस प्रोग्राम में, हम दे सकते हैं
कि जनरल स्कॉट मिलर गालिबन अफगानिस्तान छोड़ गए हैं। यानी अफगानिस्तान में जो अमेरिकन कमांडर थे वो नहीं है अफगानिस्तान में। और ये जाने से पहले उन्होंने हामिद करज़ई साहब से मुलाकात की। लेकिन खत्ते की सूरत हाल बहुत बहुत तेजी से मिनटों घंटों में तब्दील हो रही है। इसमें आप बैठे हैं, इमरान खान है तो अलर्ट रूम के अंदर आपको बैठे नजर आए, बिल्कुल वो सिचुएशन रूम जैसे होता है कि यार ठीक है मैं आई एम हेडिंग द होल। वो दौर था, ड्रोन्स और बम धमाके, और ये भी तो पुरसकून दौर मिला है। ये तो पुरसकून दौर है जो मिला है इस हुकूमत को। केपी में और कराची और अल्लाह का शुक्र है बलूचिस्तान में भी अमन अमान और ये सारा। अब असल तो खेल अभी शुरू हुआ है, डिप्लोमेसी और कैसे बात का। आप जरा तसव्वुर करें ना 2001 हो इस वक्त और कॉल आए कि तोरा बोरा बना देंगे, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, तोरा बोरा बना देंगे। मैं मुशर्रफ साहब का बड़ा सख्त, बहुत सख्त उनका क्रिटिक रहा हूं। आप तसव्वुर करें ना, ये कॉल आए तोरा बोरा बना देंगे और इधर इंडियन आर्मी खड़ी हो जाएगा कि दूसरे बॉर्डर पे, तो फिर क्या करें आप? ठीक है, इमरान खान साहब ने सपोर्ट किया था ना, उसके बाद हुआ था रेफरेंडम। अमेरिकन इन्वेजन के बाद रेफरेंडम हुआ था। और खान साहब क्या, बहुत सारे लोग जो नकाद भी थे उनके थे कि आपने बात अमेरिका से ठीक की है लेकिन टर्म्स जो है वो मुनासिब नहीं रखी। ये हमेशा जो है वो, ये नहीं था कि अमेरिका से लड़ना है, अमेरिका से लड़ जाओ, पै जाओ अमेरिका को, ये नहीं था। और इधर इंडिया खड़ा हो गया था आके पार्लियामेंट पे टैक्स के बाद। एक एक दिन का ऐसे टिप्स के ऊपर 9/11। और मैं बड़ा मशकूर हूँ चैनल्स का, ख़ास तौर पे उस चैनल का जहाँ पे मुझे मौका मिला वो एक एक इंसिडेंट और एक एक दिन कवर करने का। तो बात ये 9/11 के बाद तो हमने देखा है ना कि क्या हुआ है। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि एकदम एक सेकंड में आप वो इन कमांड संभाल लेते हैं चीज़ों को, कह रहे ठहर जाओ, आई एम द इन चार्ज ओवर हियर एंड आई विल बी टॉकिंग, आई विल बी डीलिंग। सियासी लीडरशिप को सामने आना और फ्लेक्सिबल, ठीक है। इफ यू बिहेव लाइक अ हैमर, ठीक है, everything wherever you see, wherever look around, it will appear like a nail, ठीक है। तो बात यह है कि खान साहब को उचक के ही पूरा जो ऑपरेशन आने वाले दिनों को, जो कॉम्प्लेक्स जो खेल है, डिप्लोमेसी आगे दाएं बाएं, उसको संभालें। अच्छा, अब जनरल स्कॉट मिलर चले गए, बड़ी खबर, ठीक है, अफगानिस्तान से। अच्छा, और इसको इस तरह से तुलो न्यूज़ ने इसको इस तरह से रिपोर्ट किया है कि उनकी जो कमांड है, तुलो न्यूज़ कह रहे हैं कि वो चेंज हुई है और इस तरह से हुआ है कि जनरल मैकेंजी जो हैं अब वो लीड, यानी जनरल मैकेंजी जो कि सेंटकॉम के हेड हैं, ठीक है, जनरल मिलर को ट्रांसफर कर रहे हैं कम्बैट अथॉरिटीज में, और जो मैकेंजी हैं यानी जो सेंटकॉम को हेड कर रहे हैं वो खुद अब अफगानिस्तान को देखेंगे। और जाहिर है उनके पास पूरा डिस्पोजल है, वो पूरा का पूरा कतर और ये पूरा रीजन जो सेंटकॉम का एक बड़ा थिएटर है, तो वहां पर वो इनखाला। दूसरी जो बात है वो ये है कि इंडिया में दो मसाइल खड़े हो गए हैं और गलत वक्त पे खड़े हुए हैं। एक वहां पे मसला ये खड़ा हुआ है कि उनका एक बड़ा, वो कहते हैं ना, बरेड अलाइव उनका स्कैंडल निकल के सामने आ गया, और ह्यूज स्कैंडल सामने आ गया। और वो उनका स्कैंडल जो है वो राफेल तैयारों का स्कैंडल। और उसको मैं अपने जाहिर है कि उन्हीं के सोर्सेज को कोट कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत अजीब व गरीब किस्म का एक वाकया है। और यहाँ पर मैं जो है ये फ्रांस की मीडिया पार्ट और मीडिया पोर्ट कहते हैं इसको, जिस तरह से भी इन्होंने ये रिपोर्ट किया हुआ है। और फिर उसके बाद उसको सारे जो फ्रांस के और इंडिया के न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने उसको उठा लिया है। और हम फ्रांस 24 से उठाते हैं, फ्रांस के न्यूज़पेपर ने इसको ब्रेक किया है, उनकी वेबसाइट ने। और फिर उसके बाद हम फ्रांस 24 को उठाते हैं कि फ्रेंच जज टास्क, अब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है प्रॉपर। उस वक्त के जो सदर थे ओलंदे, उनके दौर में ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। जो एग्रीमेंट तो कांग्रेस के दौर में हुआ था 2007 में, लेकिन वो ये था कि 136 तैयारे गालिबन राफेल के साथ डील हुआ था। फिर उसके बाद जब मोदी सरकार आई 2015 में, तो इन्होंने दौरा करना था, दौरा करने से
चंद रोज पहले इन्होंने वो पूरा का पूरा जो 136 तैयारों का था वो एग्रीमेंट चेंज हो गया, और एग्रीमेंट चेंज होने के बाद वो इनके दोस्त को चला गया जो हिंदुस्तान एविएशन जो उनकी सरकारी तौर पे जो वेपन्स वगैरह बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनसे एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनसे सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लेके इन्होंने दे दिया, हवाले कर दिया दसॉल्ट के, जो कि बनाते हैं राफेल तैयारे, और राफेल तैयारे जो हैं जो तैयार करते हैं, और उसका ठेका इंडिया में दे दिया इन्होंने रिलायंस को, यानी अपने दोस्त अनिल अंबानी को। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के भाई, जो कि बड़ी खराब उस वक्त उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थी, और इसके ऊपर अब उसके बाद बिलियंस एंड बिलियंस का किकबैक। तो 4 इल्जामात लगे हैं इंडिया पे। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, फाइनेंशियली इन्होंने ये असरअंदाज हुए, 4 इल्जाम, ठीक है। फाइनेंशियली असरअंदाज हुए हैं, करप्शन हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, फेवरेटिज्म हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ठीक है, फेवरेटिज्म हुई है, और इसके ऊपर फ्रांस 24 रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पे तहकीकात का आगाज हो गया है। अच्छा, और उसके बाद जो है इंडिया टुडे इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, दसॉल्ट पेड 1 मिलियन यूरोज एज गिफ्ट टू इंडियन मिडल मैन इन राफेल ट्रेड। ये पहले आ चुका है, लेकिन अब चूंकि दोबारा ये कहानी उठ गई है फ्रांस के अंदर, तो इसलिए इंडिया के अंदर ही दोबारा बात सामने आ गई है। और न्यू डेवलपमेंट, ये आज का इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है, न्यू डेवलपमेंट इन राफेल केस, जज अपॉइंटेड टू प्रोब डील, ठीक है। और उसके बाद जो है वो दक्कन हेरल्ड रिपोर्ट कर रहा है, राहुल गांधी यूज्ड एज अ पॉन बाय राइवल फर्म्स। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी जो बात कर रहा है वो ये कि ये जो है ये इल्जाम लगा रहा है दूसरी कंपनियों से पैसा लेके। एक बहुत ह्यूज स्कैंडल जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, राफेल तैयारों का स्कैंडल जो था, ये राजीव गांधी का जब 89 के अंदर राजीव गांधी इलेक्शन हार गए थे, उस वक्त भी स्वीडन के एक रेडियो ने रिपोर्ट कर दिया था। स्वीडन के एक रेडियो से एक रिपोर्ट आ गई, रेडियो ने रिपोर्ट कर दिया कि जी वो बोफोर जो गन्स ली हैं तो उसमें इतने करोड़ का कमीशन जो है इनके राजीव गांधी और उस वक्त के जो वजीर दिफा वीपी सिंह और बाकी सारे इलेक्शन हार गए थे। अच्छा। इतना बड़ा स्कैंडल था, ह्यूज इलेक्शन, अरबों रुपए का इलेक्शन वो था, करप्शन का स्कैंडल, किकबैक्स का, इलेक्शन हार गए थे उसके ऊपर राजीव गांधी। अब जनाब ये स्कैंडल आ गया और डॉक्यूमेंट्स कवर अप के लिए इसकी नहीं, ये फ्रांस में तहकीकात शुरू हुई है, ये उस शहर में शुरू हुई है, फेटव और मनी लॉन्ड्रिंग। अभी पाकिस्तान क्या करता है ये पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान के अकाबरीन जाने। जहां पर ये पेरिस में, फ्रांस में बात हो, फ्रांस 24 मैंने यहां पे कोट किया, ठीक है। और वहीं पर जनाब जो है वो इतना बड़ा, अब देखिए ना, ये मीडिया पार्टी वहीं से, ये फ्रेंच साइड से सारी, सेल ऑफ फ्रेंच राफेल जेट फाइटर्स, हाउ स्टेट स्कैंडल वाज बरीड, ये लगे रहे पीछे, ये इनकी कंपनी एनजीओ शेपरा वाले कमाल लोग हैं फ्रांस के, वो लगे रहे पीछे, लगे रहे, उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये उसके बाद जो है वो जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे होलैंड, उन्होंने जो है वो एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो प्रेशर था हमारे ऊपर कि रिलायंस के साथ ही ठेका देने, रिलायंस के पास कोई तजुर्बा ही नहीं था जहाज बनाने का या कोई वेपन्स बनाने का, वो कंपनी उसी वक्त फॉर्म हुई, जाली कंपनी, जैसे हमारे नहीं आईपीपी ये बना देते हैं पर्चों में जल्दी, और ठेका दे दिया, इन्होंने जहाजों का ठेका दे दिया, एक रौला पड़ा है। और वो उसके बाद जो प्रेसिडेंट के साथ ही खातून नजर आ रही हैं, हाँ। ये खातून गालिबन वो खातून है जिनको फिर उसके बाद पैसे दिए गए किकबैक के कि आप एक मूवी बनाएं। ये एक फिल्म स्टार हैं ये, इनके फॉर्मर, उस वक्त मैक्रों जो हैं वो वजीर खजाना थे, सही, ये साबिक सदर हैं होलैंड, ये मैक्रों से पहले थे, मैक्रों इनके वजीर खजाना थे उस वक्त। तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, ठीक है, और जज अपॉइंट हो गया। और वायर इंडिया से ये रिपोर्ट कर रहा है, सेट बैक फॉर मोदी मैक्रों, ये आज उनकी जो वायर वेबसाइट है, सेट बैक फॉर मोदी मैक्रों एज फ्रेंच जज ओपन्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू राफेल डील विद इंडिया। ठीक है, फ्रांस के अंदर ही स्टार्ट हुई है। और फ्रांस में जाके क्या करना है, क्या भाड़ झोंकनी है, ये
ये जाने, और लेकिन अजीबोगरीब बात है और बड़ी, और इसमें सबसे जो अजीबोगरीब बात है ना वो ये है कि जो बिजनेस स्टैंडर्ड में दिखाऊं, माजी में जब शोर बहुत उठा ना इंडिया में, इसका एक और कहानी बड़ी अजीब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात शुरू की। उस वक्त जब ये उठाया था, इस स्कैंडल सामने आया था, तो कांग्रेस की हुकूमत थी वो गिर गई, राजीव गांधी वाली, और बीजेपी आ गई। बीजेपी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, राजीव गांधी का कत्ल हो गया बीच में, वो तमिल टाइगर्स और वो सारी से जो जंग खत्म हुई थी, तो उसके बाद वो तमिलनाडु, श्रीलंका वाली जो जंग थी, तो तमिलनाडु में वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, तो इस दौरान वो उन पर अटैक हुआ और वो सुसाइड बॉम्बिंग, खातून ने वो गुलदस्ता पकड़ाया, उनकी डेथ हो गई 91 में गालिबन। तो उसके बाद वो खत्म हो गई इन्वेस्टिगेशन उन पर। लेकिन इशू ये है सारा कि इसमें और उसमें एक फर्क है। तो वो फैसला नहीं हो सका बोफोर्स स्कैंडल, एफआईआर वगैरह कट गई, बहुत सारी वीपी सिंह तो उधर निकल गए किस के, बहुत से लोग मर गए, बहुत से। लेकिन उसके ये जो बोफोर्स स्कैंडल है, इसकी कहानी बड़ी अजीब सी है। अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की हम स्लाइड दिखा सकें, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर इन्वेस्टिगेशन करके, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो है वो कह दिया, क्लीन चिट दे दी राफेल डील को, कि राफेल डील को हमने देखा, इसमें कुछ नहीं है, ये तो साफ शफाफ डील है। अच्छा। और हां, भारत की सुप्रीम कोर्ट अदालत ने, इतनी अदालत भी इंडिया, उनकी सुप्रीम कोर्ट भी लगता है कि वो उसमें भी इतनी आरएसएस आयत आ चुकी है या मुदायत आ चुकी है कि उन्होंने मोदी साहब को क्लीन चिट दे दी, फ्रांस में केस खुल गया। कमाल देखें, यूरोपीय, और दोनों यूरोपीय मुल्क थे, उसको स्वीडन के साथ हुआ था, गड़बड़ की थी बोफोर में, और इधर यहाँ पे हुआ है। इंसाफ का निजाम कुछ सिमिलर है डॉक्टर? नहीं, यूरोप में, और दोनों दफा वहीं से न्यूज, वहां उनके स्वीडन की रेडियो ने दे दी थी खबर, और अब उनके एनजीओ की अपील के ऊपर ये केस हुआ है। ये तो यहाँ भूल भाल के बैठे हुए थे। अच्छा, और तो बात ये सारा कि अब ये देखें ना, फ्रांस 24 ही खबर दे रहा है, फ्रांस राफेल डील स्पार्क्स पॉलिटिकल स्टॉर्म इन इंडिया। वो फ्रांस वाले लगे हुए पीछे, वो अपने प्रेसिडेंट के पीछे लग गए। उनके कमाल सिस्टम है, यूरोप का और मगरबी मुल्कों का कमाल सिस्टम है। अच्छा, वो अपने प्रेसिडेंट के पीछे भी लग गए साथ ही। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि अब इसमें आगे दूसरा इशू क्या खड़ा हुआ है। मैंने कहा ना, दो इश्यूज खड़े हुए गलत टाइम पे, इसको कल भी फॉलो करेंगे राफेल डील को, लेकिन खबरें चूंकि ज्यादा हैं रीजन की, तो जरा जल्दी से निकलते हैं। दूसरी, बिपिन रावत चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने जनाब, कोई वहां पर सेमिनार हो रहा था आज, उस सेमिनार में बैठे बैठे वो कहते हैं कि ये जो हम असल काम तो सारा फौज करती है, यानी जो बड़ी फौज करती है, बाकी तो ये हमारी जैसे आर्टिलरी और इधर उधर दाएं बाएं, इसी तरह से हमारी फजाइया वाले इधर से ही आके, हमारी जो एयरफोर्स है इसी तरह में करती है, हमें हेल्प आउट करती है। ठीक सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद खिदमत। मैं वापस आकर आपको सर ये बताता हूँ, आपको पता है कौमी सलामती की मीटिंग में और इसके बाद जो पिक्चर इमर्ज हो रही है वो किस तरह से हो रही है मुल्क में। सर ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं इस पर। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, कौमी सलामती कमेटी की इजलास में अस्करी क़यादत की जानिब से जो अहम मामलात पर बात हुई है, उस हवाले से आप बात करें। देखें, एक तो आप यकीन करें, मैंने आज फवाद चौधरी साहब से मेरी बात भी हुई, लेकिन बीच में वो मेरे ख्याल से सिग्नल प्रॉब्लम था, तो कंप्लीट बात मैं नहीं कर सका उनसे। मैंने उनसे रब्ता किया था, मैं तमाम दिन इंतजार करता रहा कि इस खबर की, लेकिन जो कि खबर एक आई और सारे अखबारों में शायद मैं इंतजार करता रहा इसकी तरदीद आ जाए। ये आज के दिखाएंगे ज़रा अखबार आज के, और मेरी समझ से बाहर था ये सारे अखबारों में छपा हुआ है। वज़ीर आज़म सिक्योरिटी ब्रीफिंग में क्यों नहीं आए, नून लीग और हुकूमत में तनाज़, शहबाज शरीफ ने मना किया वज़ीर इत्तलात। मतलब मेरे लिए हैरान कुन खबर है कि शहबाज का पैगाम मिला, वज़ीर आज़म इजलास में आए तो वो नहीं आएंगे। मतलब ये मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा कि इसकी वज़ीर आज़म सलामती कमेटी में शहबाज की धमकी पर नहीं आए। यानी ये मुल्क कौन चला रहा है? इस मुल्क का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है? शहबाज शरीफ कैसे धमकी दे सकते हैं इमरान खान को? और इमरान खान साहब के वज़रा कैसे बैठे रहे फिर उसके बाद? ये क्या बात हुई? ये मतलब मैं, आप यकीन करें, मेरे लिए हैरान कौन बात है। शहबाज की धमकी पे इमरान खान नहीं आए। उन्होंने कहा अच्छा शहबाज धमकी दे दी है, नहीं है। अरे ये क्या जुमला है? अच्छी बात है, स्पीकर भी बैठे हैं, लोग भी बैठे हैं, सारे हंस खेल के बैठ के, बहुत अच्छा रहा। इमरान खान साहब को देखना चाहिए। ये कुछ होते हैं ना कि नो नहीं, इसके ऊपर नो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब अगर जाना चाह रहे थे, अच्छा वो आगे से नून वाले कह रहे हैं कि हमने कैसे क्यों मना नहीं किया, तो इमरान खान साहब की तरफ से एक मतलब इस बयान की तरदीद आना जरूरी है कि शहबाज की धमकी पर नहीं आए।
शहबाज शरीफ कौन है धमकी देने वाले इमरान खान को कि आप इजलास में नहीं आएंगे, इमरान खान उस धमकी पे ना आए? वो तो कह रहे हैं कि हमने बुलाया और वो नहीं आए। हमें वो तो ये बयान दे रहे हैं मुस्तकिल, तो इसकी वजाहत जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, अजीब अजीब सी बात है, सारा दिन अखबार, इंग्लिश उर्दू अखबारों में इधर उधर पाकिस्तान में हर जगह ही छपा हुआ है। बहरहाल तो खान साहब को आगे बढ़ के इसकी क्यादत करनी चाहिए। क्राइसिस एक है, रीजन में क्राइसिस है, और उसमें क्राइसिस में आप आगे, क्राइसिस में ही जो है ना लीडर्स इमर्ज होते हैं। और रीजन का क्राइसिस है, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सारा पूरे दुनिया का इस वक्त अजीब सूरत हाल है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, वो जनाब कहते हैं कि हमारा जो बिपिन रावत था, अजीबो गरीब आदमी है ये। कहता है वो जैसे जी आर्टिलरी होती है, इंजीनियरिंग वाले होते हैं, ऐसे ही एक हमारा छोटा वो उनकी जो नई कमांड्स तरतीब दे रहे हैं, वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड, दो ही हैं ज़ाहिर है, चाइना के साथ, और बाकी उस तरफ तो उनकी कमांड, उनका जिस तरह स्ट्रक्चर है उनका जो भी। तो उन्होंने कहा जी वो उसमें तो उसी तरह से एयरफोर्स आती है जैसे होता है कि जैसे गाड़ी की स्टेपनी नहीं होती, तो एयरफोर्स ने आगे से उनके रिएक्ट किया है, और उनकी एयरफोर्स ने फिर उसके बाद, मतलब मैं उन्हीं के मीडिया को दोबारा कोट करूं, ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि इस मरहले पे इख्तलाफात, नहीं, इस मरहले पे आप इस तरह की बात ही नहीं करते। देखिए ना, एनडीटीवी उन्हीं का मीडिया रिपोर्ट में, अपनी बात ही नहीं। आफ्टर एनडीटीवी क्या कह रहा है, आफ्टर डिफेंस चीफ कॉल्स एयरफोर्स सपोर्टिंग आर्म, एयर चीफ रिस्पॉन्स। उनके जो एयरफोर्स की चीफ है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। और उसके बाद जी टीवी खबर दे रहा है कि एयरफोर्स वेटरन्स क्रिटिकल ऑफ इंडियन एयरफोर्स बीइंग सपोर्टिंग आर्म रिमार्क बाय सीडीएस बिपिन रावत। उनको, बिपिन रावत जी को शायद अंदाजा नहीं है कि आज की दुनिया में एयरफोर्स कितनी, ये जो आपकी साइबर सिक्योरिटी और ये सारा कुछ स्पेस, ये सारा का सारा जो है एयरफोर्स को दिया हुआ है दुनिया भर के अमूमी तौर पे जो कमांड्स काम कर रही हैं। अच्छा, और तो उसके बाद ये इन्होंने दिया एक अजीबोगरीब किस्म का। और इंडिया टुडे जो है वो फिर खबर दे रहा है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग इंडियन एयरफोर्स कैन एंडेंजर नेशनल सिक्योरिटी, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल। अजीबोगरीब उनके जो है वो वहां पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया, बिपिन रावत साहब ने ये खड़ा कर दिया है। दूसरी जो बात है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि वहां पर कल तक गालिबन बरतानवी अफवाज भी निकल जाएंगी, बरतानवी अफवाज अफगानिस्तान को छोड़ देंगी। सफारत खाना वहां रहेगा, लेकिन सफारत खाने की जो सिक्योरिटी है वो कॉन्ट्रैक्टर्स देख रहे हैं गालिबन, तो बरतानवी अफवाज भी चली जाएंगी। सही। अब यहां पे इशू ये है, सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि क्या अमेरिकन एम्बेसी के लिए एक इवैक्यूएशन प्लान, हंगामी इवैक्यूएशन प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। और वो एवैक्यूएशन प्लान ये है कि अगर, क्योंकि बल्क का शहर, ये कंधार हेरात की सड़क दरमियान में आगे पीछे दाएं बाएं ये सारा तालिबान ने कब्जे में आके, कल रात को काबुल के पुलिस कमांडर हैं उनको कत्ल कर दिया गया। एक अफरा तफरी है इस वक्त अफगानिस्तान में, कौन सा ग्रुप क्या कर, बहुत सारा असला उनके हत्थे लग गया है, गाड़ियाँ उनके हत्थे लग गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मोरल ख़त्म हो गया अफगान आर्मी का। आप देखें, जब आप अफगान आर्मी का कमांडर, ये जो नए कमांडर जनरल बिस्मिल्लाह ये करेंगे इस वक्त, सारी फौजें जो हैं, जब ये हुआ ना इराक वाला वाक़या, इराक की इन्वेजन हुई, तो मैं इसको कवर करके इराक में था 2003 में, तो मैं जो वापस आया उस तो ये सद्दाम हुसैन साहब चले गए, उनका धड़न तख्ता हो गया उनका हुकूमत का, और साथ ही जो है वो अमेरिका, तो प्रेसिडेंट बुश जो थे उन्होंने ऐलान किया, वहाँ पर फतह का ऐलान कर दिया। तो मैं यहाँ पाकिस्तान आया तो मुशर्रफ साहब से एक ब्रीफिंग में मुलाकात हुई, तो मुशर्रफ साहब कहते हैं मुझे कि वो तो देखो वो तो जीत गए। मैंने कहा जीते नहीं हैं। कहते हैं क्या मतलब है? मैंने, कहते हैं बुश ने ऐलान कर दिया तो ख़त्म सद्दाम। मैंने कहा सर नहीं, जीते नहीं हैं। उसकी वजह ये कि खाना जंगी शुरू हो गई। कहते हैं कैसे? मैंने कहा सर ऐसे खाना जंगी शुरू हो गई है कि या तो उनके मुझे कोई 1-2 लाख फौजी हथियार डालते हुए नजर आए तो मैं कहूँगा कि जी यहाँ पर अमेरिका जीत गया है। उनके फौजियों ने वर्दियां उतार दी हैं, और वर्दियां उतार के वो दोबारा अपनी ट्राइबल सोसाइटी में चले गए और आगे जाके मलेशियाज बनेंगी। तो मुशर्रफ साहब ने बड़ा, उन्हें था कि वो उसको सुनते थे, कहते हैं ऐसे। मैं कहता मैं तो वहां से घूम कर आया हूं पूरे उसमें, और ये बसरा से लेकर बगदाद तक जब स्टैचू गिर रहा था आगे दाएं बाएं, मेरी ये फीलिंग है कि वहां पर वो अपने वापस चले। ये जो अफगान फौज है ये अपनी वापस ट्राइबल अपनी वर्दियां उतार के सरेंडर करके और वापस जो है वो अपने मलेशियाज की तरफ लौट रहे हैं। जो कैदी रिहा हुए थे, जो मोस्ट वांटेड कैदी थे या जो गलत सही थे गलत थे सारे, वो जेल वेल भी सब वो भी तोड़वा तोड़ के वो भी निकला है बाहर, ठीक है। तो एक
कौन किधर क्या कर रहा है इस वक्त, ये इंतहाई मुश्किल है कंट्रोल। तो जनरल मैकेंजी ने अपने हाथ में ली ये चीज़, ठीक है ना, कि मतलब इसको सेंटकॉम्स को डील करेगी। लेकिन इसमें दूसरा इशू ये है कि जो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अफगानिस्तान के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को पहुंच गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनके एनडीए हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन बहरहाल ठीक है, हम तो हमारी तरफ से तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार ही होता है। वो बहरहाल मॉस्को में है इस वक्त, क्योंकि वो अमेरिका से इंतहाई नेगेटिव उनको रिमार्क्स मिले और वो ये मिले कि जाओ भाग जाओ। अब वो यहां से ताबुन की उम्मीद नहीं है अशरफ गनी का, मैंने आपको बताया 51 लोग गए हैं, तो वो $26,000 का खर्चा फी घंटे का करके और वहां से वापस आ गए। उन्होंने कहा जाओ वापस जाओ, तो यहां से आके मॉस्को निकल गए फौरन ही। तो मॉस्को में वो क्या कहेंगे? अच्छा, अब वो वहां पर वो उन्होंने ये कहा है कि 1 मिनट जरा, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए वो मॉस्को पहुंचे, सही, ठीक है। ये मॉस्को का रास्ता और ये चाइना का रास्ता किसने दिखाया था? पाकिस्तान का बड़ा वाइटल रोल है ये, इनको सबको याद आएगा आने वाले दिनों में। अमेरिका, चाइना, रशिया, इवन इंडिया यहां से जब जाते थे ना ज़ुल्म खलीजात, खबर आती थी ज़ुल्म खलीजात पाकिस्तान पहुंच गए। साथ हम ये भी अपने इस प्रोग्राम में बताते थे यहां से इंडिया जाएंगे। वो कभी पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं हुआ इस पूरे अरसे में कि आप इंडिया को क्यों बुला रहे हैं। फैसिलिटेशन हुई है दरमियान में कि आप उनको भी बिठाएं हर जगह पर, ताकि पाकिस्तान की तरफ से अमन की बात ये तो उनको बैठे बैठे एक पंगा सूझता है ना। ये देखे ना, ये जाहिर है टेंशन कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना है ना। उधर जो करजई ने पैसा खाया है और अशरफ गनी ने ये खा गया, मोदी पैसा, फौज का पैसा खा गया, सही, ठीक है सर। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मोदी पैसा खा गया, फौज का पैसा, वो फौज जो कि चाइना से लड़ रही है, कमीशन खा गया अपने दोस्त अनिल अंबानी के नाम पे। सही हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे इस पर। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सियासत पर आप बात कर रहे थे, खित्ते की मामलात पर बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब की इस वक्त क्या जिम्मेदारी है? क्या वो अपने किरदार को बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं या कैसे उनको सरअंजाम देना चाहिए? देखें, एक रियासत के पड़ोस में एक खाना जंगी की कैफियत है, ठीक है, और अमन मुज़ाकरात वहाँ से ख़त्म हो गए और उसमें इस दरमियान ये पूरी कोशिश होगी कि वहाँ पे ऐसी अफरा तफरी पहले 3-4 रियासतों में उनका फॉलोआउट, जैसा पाकिस्तान उनमें से एक है। और ये जो ब्रीफिंग में बात की गई कि बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीन पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं और फैमिलीज खाना जंगी कत्ल गारत शुरू होते हैं, तो लोगों ने तो लोग कहीं तो निकलेंगे ना, जाने बचानी है। लेकिन ना ये जिस तरह बगराम खाली हुई है, बगराम एयरबेस तो आसपास गांव आबाद थे, तो लोग काम कर रहे थे, लोग अचानक अब जो औरतें बच्चे स्कूलों में, मतलब क्या वहाँ फजा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तान की तरफ एक बड़ी तादाद में वो आ सकते हैं। और आप उस सूरत में क्या करेंगे? गोली चला देंगे यहाँ से। एक बड़ी अजीब सूरत हाल है ना, तो उसको बड़ा तरीके से देखना है। सिक्योरिटी फोर्स से सिविलियन क्राइसिस है, डिप्लोमेसी के लेवल पे कि दोबारा से अफगानिस्तान, तालिबान और अमेरिका के दरमियान माहिदा बरकरार है। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए अब एक स्पेस है, मैं कहता हूँ रियल इमरान खान, एक क्राइसिस डेवलप है, चीजें डेवलप हो रही हैं आगे। पहले तो इस बयान की तरदीद आनी चाहिए कि उनके कहने के ऊपर वज़ीर आज़म ने, वरना उन्होंने कहा मुड़ के चले जाएंगे, ये कैसा बयान है? नहीं तो खत्म कर दे, नहीं होती। और वज़ीर आज़म के तो कम से कम वो कहते कि अच्छा आप बैठेंगे तो फिर हम जा रहे हैं उठ के। देखिए इस तरह नहीं होता जो मैंने बात की ना। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इसको आगे बढ़ के एज अ रियल इमरान खान एज अ कैप्टन इसको संभाल लें, इस क्राइसिस को। इसी में तो क्राइसिस, यही तो रियासतों के लिए इश्यूज वक्त होते हैं, जिस वक्त पे आपको नजर आता है कि कौन से लीडर्स कहाँ पे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह निकलेंगे इस बुरान से। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने तो नापसंदगी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि मुझे तो ये बिल्कुल अफगानिस्तानी वीकेंड, कल उनको जाहिर है कि 4 जुलाई आ रहा है तो उनका एक इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद वीकेंड पे बात करेंगे। बरतानिया निकल जाएगा इस दौरान। एम्बेसी के हवाले से एक खतरात पैदा हो रहे हैं कि यूएस एम्बेसी का, मैंने आपको इनखला का एमरजेंसी हंगामी प्लान बना लिया गया है, उसको साइगॉन के प्लान से लोग तशबीह दे रहे हैं कि साइगॉन से जिस तरह से इनखला हुआ था अचानक। लेकिन वो अमूमन जहाँ दुनिया भर में जहाँ पे कॉम्बैट जोन्स होते हैं वहाँ पे एम्बेसीज होती हैं जितने भी मुल्कों में, वो एक इस तरह की हालत जंग में एक उनका इनखला का प्लान हमेशा होता है। तो बगराम से बहुत सी जो फौज है और बहुत से लोग वो आ गए हैं काबुल के अंदर। और काबुल में अगर फॉल ऑफ काबुल हो गया अचानक, क्योंकि अनसर्टन सिचुएशन है, तो उस सूरत में इनखला होगा, अटैक नहीं होगा।
मतलब उधर से अगर फॉल शुरू होता है तो वो तो नहीं अभी मार रहे हैं ना किसी को, लेकिन फर्ज करें अगर तालिबान कहते हैं काबुल की तरफ कर रहे हैं तो फौरी तौर पे एक जो कम्युनिकेशन अभी तक जो मेरी खबर है वो है कि अमेरिका और तालिबान के दौरान कम्युनिकेशन बरकरार है, जिसके नतीजे में ना वो अमेरिकन पे अटैक कर रहे हैं ना अमेरिकन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका अपने लोगों को कैसे मरने दे रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका अपने लोगों को कैसे वहां पे, जिनको इतने साल उन्होंने सपोर्ट किया है, उन अफगान तो नेशनल दम आर्मी करता को, रहा है अमेरिका हाँ, डॉक्टर साहब माजी में नहीं करते तो रहे, मगर ये तो फिर देखें ना, ये तो अजीब। फिर इसके बाद फिर ये आसियान कंट्रीज, मतलब ये अगर आपने नेटो बनाना है वो आसियान का, ये वर्ल्ड वॉर के दौरान जो कोल्ड वॉर हुई है, कोल्ड वॉर के दौरान इतनी बॉम्बिंग नहीं की नेटो और अमेरिका ने जितना कोल्ड वॉर की बात की है। कोल्ड वॉर के दौरान कहां पे की होगी, लड़ाइयां हुई होंगी कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के साथ। उसके बाद आप देखें जरा जो जंगें हुई हैं नेटो और अमेरिका की, जितने बम गिरे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। 7,700 बम एक दिन में गिरे थे लीबिया पे। बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में मजीद आपसे इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।